तो काशी का आनंद आप ले रही हैं। हाँ जी। क्या नया आपको दिखा काशी में? नया तो बहुत कुछ मैंने पहले ही देख रखा है, मुझे पुराना जो दिखा वो अच्छा लगा। पुराना जो दिखा वो अच्छा। क्योंकि मैं यहाँ पुरानी चीजें ढूंढने आई थी, तो हम्म, पुरानी चीजें जो दिखी मुझे कि इतनी सिंपल है सिटी, इतनी सिंपल सिटी, तो मतलब थोड़ा प्यासा ही हो गया। हाँ, छोटी छोटी चीज लगा लीजिए, मलाई बन मिलता है यहाँ पे, ये सब चीजें मतलब वहाँ कहाँ खाने को मिलती हैं। हाँ, 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 इतना फैंसी बना दिया पूरी दुनिया को ना, तो जो सादगी थी ना वही जा चुकी है। तो यहाँ पे वो सादगी देखने को मिली। अच्छा, एक और जाड़े में जो है यहाँ पे एक स्पेशल आइटम देते हैं, अब तो धीरे धीरे यहाँ से बाहर भी जा रहा है। मलाइयो मलाइयो, हाँ। खाया खाया। आपने खाया? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया था। वो बनारस की स्पेशल, एकदम सिर्फ बनारस तक सीमित था, वो बनारस के बाहर अभी तक नहीं गया था, अब तो धीरे धीरे जाने लगा है। तो और बनारस में भी माने कि कुछ खास मतलब जो पक्के महल वाला एरिया था, उसी में जाड़े के दिन में एक आध महीने के लिए मतलब इसका वो होता था, बनता था, और थोड़ी ही मात्रा में बनता था, बहुत प्रचलित नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे करके जो है ये प्रचलित हो रहा है और बढ़िया बढ़िया लगता है। आपने अपनी पूरी लाइफ बनारस में निकाली? लगभग। लगभग। हाँ, लगभग लगभग हम। क्या बनारस जितना सुंदर शहर कोई और लगा आपको कभी? अब ये तो थोड़ा सा कहना मुश्किल है, क्योंकि अलग अलग पैमाना होता है ना, सुंदरता का अलग अलग पैमाना होता है कि आप किस पैमाने से देख रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि बनारस की अपनी एक अलग तरह की मस्ती हुआ करती थी। एक माने कि एक यहाँ के रगों में एक लापरवाही, एक मस्ती का आलम आपको बहुत मिलेगा। ठीक है, ऐसा है तो क्या हो गया, ठीक है, उसने ऐसा कर दिया तो कोई बड़ी बात नहीं, चलो ठीक है, सो व्हाट, लेट गो। तो ये मस्ती का आलम यहाँ का एक जो है ना, ये बहुत बढ़िया रहा कि कुछ भी हो गया, थोड़े से में वो बात खत्म हो जाती है। इस बात को कोई, जैसे लगता है ना कि यहाँ के कण कण में जैसे कोई ऐसी चेतना बसी हुई है कि ठीक है यार, ये सब दुनियादारी की चीजें हैं, इनका कोई बहुत अल्टीमेट वैल्यू नहीं है। तो इसलिए इसको बहुत सीरियसली, मतलब पूरी लाइफ ही जो है नॉन सीरियस चीज है, मतलब। हाँ, तो जो जो दर्शन में बड़ी बड़ी किताब में पढ़ा जाता है ना कि भाई भगवान ने क्या कहा कि वो बड़ा बोर हो रहे थे, अकेले थे, तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, एक को हम बहुत श्याम है कि अब सारा सब बनाते हैं, थोड़ा वो तमाशा माशा खड़ा करते हैं, बनाते हैं, थोड़ा इंजॉय करते हैं। तो यहाँ बनारसियों के रग में जैसे लगता है ना कि उनको ये ड्रामा मालूम है कि नहीं यार, जिंदगी तो ऊपर वाले ने जो है ना अपने मजाक के लिए, अपने इंटरटेनमेंट के लिए बनाया है। इसमें फालतू में हम लोग इतना सीरियस हो जाते हैं कि हर बात को लेके कि ये कैसे, ये क्यों, वो क्यों। और सिंपल सी बात है कि उसने अपने इंटरटेनमेंट के लिए खिलौने बनाए हैं, और हम लोगों की औकात एक खिलौना से ज्यादा है नहीं, आज है कल टूट जाएगा खिलौना, तो किस बात के लिए इतना परेशान होना। सो लेट एवरीथिंग गो, कोई दिक्कत नहीं है। एक ये चीज मैंने खास जो बनारस में पाया कि ये चीज मतलब कि दर्शन की किताबों में नहीं, यहाँ के लोग इस चीज को जीते हैं, उनके डीएनए में हो गया है ये कि हाँ, कि कोई दुनिया को बहुत सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, एक ग्रैंड एंटरटेनमेंट शो चल रहा है, और ठीक है, जब तक शो चल रहा है एंजॉय करो, उसके बाद फिर अपना जो है अपना अपना कपड़ा बदलो, घर जाओ। आपने बहुत ही सुंदर तरीके से ना लाइफ को एक छोटे से हंसी में बता दिया, और सच में तो है भी यही है, यही ना, है, हम यही सीरियस है, होके यही। अपना दिमाग और खराब यही करते हैं। चीज जो आपने कहा ना कि बनारस से खूबसूरत आपको कोई लगता, तो ये एस्पेक्ट बनारस का जो है ना, ये सबसे ज्यादा खूबसूरत लगता है। ये एस्पेक्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा, पूरा आप घूम डालिए दुनिया में। सही कह रहे हैं आप, सही शायद यही देख के भगवान शिव भी आके यहीं पे रुक गए कि नहीं, ये ठीक हाँ, है, ये हमारे लायक जगह है। जैसा मैं चाहता हूँ वैसी जगह है, यहीं पे रुकते हैं, यहीं पे रुकते हैं। हाँ।
तभी उन्होंने कहा कि यही जगह को बनाते हैं, यही जगह को बचाएंगे, यही जगह पे रहते हाँ 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 हैं। हाँ हाँ। और इसको उन्होंने मोक्ष की नगरी बना दिया कि जिसको मोक्ष पाना हो यहाँ आ जाए, जिसको काम धाम करना हो उसके लिए और सब बना दिया जाओ वहां कि करके आ कमाना जाओ, धमाना हो, काम धाम करना हो तो भाई बहुत करिए। सारा सब बना दिए हैं। लेकिन अगर जो है हम्म मुक्त होने का भाव है हम्म तो उसके लिए जो है मरणम ये मंगलम यत्र, कि यहाँ पर मरण भी जो है उत्सव है। यहाँ हम्म श्मशान में भी होली मनाई जाती है, जहाँ मुर्दे हम्म, जलते हैं। हाँ जी काशी हाँ की जी। श्मशान की होली मशहूर है। हाँ, हम्म, कहीं आपने दुनिया में नहीं देखा होगा जहाँ श्मशान में होली मनाई हाँ जाती है। होली और नृत्य और गीत संगीत ये सब चल रहा चल हो। रहा है। लेकिन काशी में जो है मरण का भी उत्सव मनाते हैं, कि मरना भी उत्सव है। उत्सव है। हाँ। आप कुछ मुझे काशी की हिस्ट्री के बारे में बताना चाहेंगे क्या? कि क्या था पहले? जैसे आप यहाँ पे बहुत समय से हैं, तो क्या आप कुछ बताना चाहेंगे? क्या था पहले और कैसे मतलब इस शहर को बनाया गया और सब कैसे-कैसे आपने इस शहर में बदलाव देखे? अब देखिए हम लोगों की तो लाइफ स्पैन बहुत थोड़ी सी है, हुँ, तो अगर उसकी बात करेंगे तो ये हम कहेंगे कि पिछले आप यूँ मान लीजिए कि 70 तकरीबन 50 साल तो अपनी मेमोरी में अच्छी तरह से हाँ जी, हाँ है ना? जी। इन 50 सालों में काशी तो बहुत बदली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और 50 साल पहले इतना इसका जो है वो यहाँ पे हसल-बसल नहीं था। जो भीड़ और भाग-दौड़ यहाँ पे हो गई है, जैसे कि महानगरों में आम तौर पे होती है। तो ये महानगरीय चरित्र जो है 50 साल पहले तो नहीं था। धीरे-धीरे जैसे-जैसे आबादी बढ़ती गई, जीविका के लिए कॉम्पिटिशन बढ़ता गया और वर्तमान वैज्ञानिक प्रगति, औद्योगिक प्रगति सब होती गई, तो हुँ, धीरे-धीरे उसी हिसाब से काशी ने भी अपने आप को जो है रीअलाइन किया, रीएडजस्ट किया। हुँ, तो अब यहाँ पे नए-नए व्यवसाय खुल गए, बहुत बड़ी-बड़ी बिल्डिंग बन गई, मल्टी स्टोरीड बन गई। जो लोग बहुत मस्ती किया करते थे, उनके पास मस्ती करने के लिए उतना समय नहीं रह गया। हाँ, तो बदली है काशी। मतलब पहले जो है वो मस्ती की नगरी हुआ करती थी हुँ, और अब धीरे-धीरे इसमें महानगरीय वो सभ्यता का वायरस जब से घुसा है, हुँ, तो अब ये महानगर बनने की ओर उन्मुख है। और मोदी जी का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। पिछले 10 साल से तो हुँ, मोदी जी यहाँ के सांसद हैं और साथ में पूरे राष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं। तो काशी के विकास के लिए उन्होंने बहुत सारी योजनाएँ किया, बहुत सारे हुँ, प्लान ले आए। और निश्चित रूप से जहाँ तक काशी के भौतिक स्वरूप का प्रश्न है, तो भौतिक स्वरूप तो इसका बहुत ही निखर के खूबसूरत हुआ है। हुँ, और भौतिक ही क्यों कहें, आध्यात्मिक स्वरूप की भी बात है। तो जैसे बाबा विश्वनाथ एक छोटे से मंदिर में पड़े हुए थे हुँ, और जिस मात्रा में विश्व भर से श्रद्धालु आते थे, तो उनको बाबा विश्वनाथ के दर्शन में बहुत असुविधा महसूस होती थी। लेकिन आज की तिथि में माने तकरीबन 10 से 12 करोड़ हुँ, सालाना जो है विजिटर्स आ रहे हैं। और उनको शहर में किसी तरह की असुविधा हो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कम से कम दर्शन करने में मंदिर प्रांगण में बहुत असुविधा नहीं है। इतना स्पेसियस वो हो गया हाँ है जी। कि आराम से जितने भी श्रद्धालु आते हैं, दर्शनार्थी आते हैं, वो दर्शन कर सकें। थोड़ी देर मंदिर परिसर में वो रुक के, बैठ के वहाँ हुँ, के वाइब्रेशंस को फ़ील कर सकें। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। बाकी कुछ बड़े-बड़े आयोजन होते हैं, जैसे रंगभरी एकादशी पे होता है, बसंत पंचमी पे होता है और अन्नकूट के समय होता है। तो ऐसे बड़े-बड़े आयोजन होते हैं, तो उन आयोजनों के लिए भी स्थान की कमी महसूस होती थी। हुँ, भीड़ ज़्यादा हो जाती थी तो एक्सीडेंट के भी चांसेस, उसकी संभावना बनने लगती थी। लेकिन आज की तारीख में ये है कि एक अच्छा खासा बड़ा कार्यक्रम भी वहाँ पे अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भी आदमी करना चाहे, तो इतना स्पेस कर है कि सकते वहाँ हैं। पे वो कार्यक्रम हो सकता है। तो एक तरह से भौतिक और आध्यात्मिक दोनों पक्षों को निखारा है। हुँ, हाँ। लेकिन ये है, मेरी एक शिकायत भी है कि हम जैसे सीनियर सिटीज़न्स जो काशी के मूल निवासी हैं,
हम लोगों से काशी जो है वो छीनती जा रही है। अब इतने सारे बाहर से विजिटर्स और टूरिस्ट आ रहे हैं, हालाँकि काशी के आर्थिक विकास के लिए, यहाँ के लोगों की जीविका के लिए वो बहुत अच्छा है। लेकिन हम जैसे सीनियर सिटीजन जो शांत एकांत में आराम से कहीं भी आ जा सकते थे, तब उनको लगता है कि नहीं भाई, अब ये काशी हमारे लिए शायद उतनी नहीं है जितना कि लोगों के लिए। लेकिन हाँ। ठीक है, जितने लोग इस स्थान का आनंद पा आनंद पा सकें, सकें। बाबा का सानिध्य और उनका आशीर्वाद पा सकें, तो वो अच्छा है। बाकी हुँ, तो बहुत पुरानी नगरी है, महाभारत में और उसमें हुँ, चर्चा आती है सब इसकी, में। तो ये पौराणिक नगरी है, इसमें तो कोई हुँ, दो राय है नहीं। बताते हैं कि भगवान शिव के त्रिशूल पे बसी हुई है। हुँ, माँ गंगा का आविर्भाव भी यहाँ तक कि काशी के बसने के बाद हुआ है। काशी जो है पहले से थी, और भगीरथ जी ने जब तप किया अपने 60,000 पुरखों के मोक्ष के लिए, तो इस धराधाम पर माँ गंगा का अवतरण हुआ, और फिर उन्होंने काशी को भी अपना, वो अपने मार्ग में लिया हुँ, उसको। और कारण था, भगवान विश्वनाथ भी यहाँ पे स्थित थे। तो हुँ, माँ गंगा, तो मैंने माँ गंगा के पृथ्वी पर आविर्भाव के पूर्व से काशी जो है वो विद्यमान है, एक बात तो तय है। हुँ, और महाभारत में, गीता में भी काशीराजस्य वीर्यवान ऐसा करके जो है काशीराज के बारे में चर्चा आती है। तो उस युद्ध में भी ऐसा प्रसंग आता है कि यहाँ काशी नरेश ने जो है, तत्कालीन काशी नरेश जो भी रहे होंगे, तो उस युद्ध में उनकी सहभागिता रही है। हुँ। तो काशी की प्राचीनता के बारे में तो बड़ा मुश्किल है बता पाना। शायद अविनाशी का आवास है तो काशी भी अविनाशी ही है। हाँ। कल हम कुछ बात कर रहे थे कि जैसे कि आजकल स्पिरिचुअलिटी बहुत बढ़ रही है। हम्म, हम्म। आपका क्या मानना है इसमें? कि किस तरह से बढ़ रही है? देखिए, क्या-क्या चीज़? स्पिरिचुअलिटी को तो बढ़ना ही बढ़ना है। हाँ जी। बढ़ना इसलिए है कि ये जो सृष्टि का विकास है ना, वो हुँ, साइक्लिकल है। हुँ, तो चेतना के विकास के विभिन्न जो है वो दौर होते हैं, और ये दौर हमें जैसा लगता है कि ये चेतना के विकास का मतलब उसको उसके शिखर का मतलब वो समय आ रहा है, जबकि चेतना का विकास अपने शिखर पे होगा। हुँ, क्योंकि अभी तक जो चीज़ हमारे ऋषि मुनि लोग जो है वो जंगलों में, पर्वतों में, गुफाओं में रह के जिन सत्य का अन्वेषण कर रहे थे, हुँ, तो वो सत्य जो है वो वेरीफाइबल नहीं था। हुँ, और जो लोग भौतिक दृष्टि संपन्न है, वो बिना वेरीफाइबिलिटी के किसी चीज़ को मानते नहीं जल्दी। तो जिनके अंदर श्रद्धा विश्वास है या आध्यात्मिक चेतना विकसित है, तो वो तो उन ऋषि मुनियों की बात को अवश्य मान लेते थे। लेकिन जिनकी चेतना भी नहीं विकसित है, जिनके अंदर उस स्तर की श्रद्धा भी नहीं है, हुँ, तो वो उसको एक कल्पना या गप, या कभी-कभी तो उसको एक व्यवसाय या मूर्ख बनाने का धंधा बता देते थे। हाँ, वो तो जैसे, शायद आज भी होता हाँ, है। भौतिकवादियों हाँ। ने उस समय भी हमारे यहाँ कार्ल हाँ। मार्क्स, अरे वो उस समय के कार्ल मार्क्स ही थे, चार्वाक जो थे। हुँ, तो चार्वाक ने कहा ना कि त्रयो वेदस्य कर्तारः धूर्त भंड निशाचरा। तो वेद के कर्ता कौन है? तो धूर्त, भांड और निशाचर है। तो उस समय भी चूंकि उनको नहीं समझ में आया, वो हुँ, चीजें नहीं समझ में आई, तो वो ऐसा कहने लगे। लेकिन एक इस युग में बहुत अच्छी बात जो हमको लगती है, जब क्लासिकल फिजिक्स के साथ साथ क्वांटम मैकेनिक्स का विस्तार हुआ, हुँ, तो उसने चेतना के उस क्षितिज को जन सामान्य के लिए ओपन कर दिया, जो अभी तक बंद था। कि क्वांटम वर्ल्ड की संरचना जो है, ये जो क्लासिकल फिजिक्स की संरचना है उससे कहीं बहुत अलग है, हुँ, और कभी कभी तो बहुत हद तक विरोधाभासी भी है। अब चेतना का एकत्व भी जो है वो
एक तरह से मतलब जो यूनिफाइड फील्ड की थियरी है उससे मतलब कि ये होने लगा कि हाँ भाई, अगर वेब थियरी को माना जाए तो चेतना का जो वर्णन हमें शास्त्रों में मिलता है वो काफ़ी कुछ इससे रिजेंबल करता है। हम्म, चयन का स्वातंत्र, फ्रीडम ऑफ विल, फ्रीडम टू चूज, ये सारी चीज़ें भी जब क्वांटम वर्ल्ड के स्ट्रक्चर को हम देखना शुरू करते हैं, हमारी आपकी जो उस धरातल पे जाके जो एकता है उसको भी हम महसूस करते हैं क्वांटम वर्ल्ड का जब हम स्टडी करते हैं। तो अब बहुत सारी सी चीज़ें जो अध्यात्म की थियरी थी वो विज्ञान लगभग लगभग वहाँ तक पहुंच पहुँचने लगा है। तो अब ये कोई बहुत सीक्रेट जैसा नहीं रह जाएगा कुछ दिन के बाद, और गया। न तो इसको काटना किसी बुद्धिजीवी बुद्ध के जी के बस में बस या में नहीं है। भौतिकवादी के बस में रह जाएगा, हम्म क्योंकि ये वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ लेबोरेटरी में वेरीफाई होगा, टेस्ट होगा और स्थापित होगा। तो हम्म मुझे तो ऐसा लगता है कि ये दौर जो है वो अध्यात्म के लिए बहुत ही सुंदर दौर चल रहा है, हम्म और चेतना के विकास के नए स्तर जो है ना वो आएंगे, सामने आएंगे, ऐसा हमको हम्म लगता है। कि जो लोग अपनी मेडिटेशन में अपने अपने आप को जानने में इतना समय लगा रहे थे, कहीं न कहीं धीरे-धीरे आगे आएँगे ताकि जो उन्हें समझ में आया, जिस तरह से वो लोगों की मदद कर सकते हैं, वो लोग जैसे आप मेरी मदद कर रहे हैं। ऐसे कि मैं कहीं भी घूमने जाती हूँ, कहीं न कहीं मुझे कोई न कोई मिलते हैं जो मेरी मदद करते हैं। कुछ हम्म, न कुछ अंदर होता है उसको सॉल्व करने में और कहीं न कहीं सोच का दायरा ही बढ़ाने में। तो मुझे लग रहा है कि इस तरह से जैसे आप हैं, ऐसे और भी लोग होंगे जो अपनी मेडिटेशन पे इतना ध्यान दे रहे हैं, तो वो लोग सामने आएँगे धीरे-धीरे ताकि लोग उनसे कुछ मोटिवेशन लेके आगे बढ़ सकें। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। अब ये चीज़ देखिए लगभग लगभग स्थापित हो गई है कि जैसे ये पहले जो मानते थे ना कि कॉन्शसनेस को मैटर का एक बाई प्रोडक्ट हुँ, हुँ, हुँ। या एक्सीडेंट मानते थे, कभी कभी एक्सीडेंटल मान लिया, एक्सीडेंटल कभी मान हाँ। लीजिए, इंसिडेंटल मान लीजिए, कुछ भी मान हुँ, लीजिए, लेकिन वो मैटर के एक सर्टेन कंडीशन में होने पे एज ए बाई प्रोडक्ट वो उसमें से जो है वो निकल जाता निकल है। गए। लेकिन अब ये चीज़ जो है वो बदलने लगी है कि नहीं भाई, मैटर जो है फंडामेंटल नहीं बल्कि कॉन्शसनेस फंडामेंटल है। हुँ, फंडामेंटल कॉन्शसनेस है, और कॉन्शसनेस में जब डायनामिज्म आया तो वो एनर्जी के रूप में आया, हुँ, और एनर्जी जब फील्ड ऑफ एनर्जी हुई तो उससे पार्टिकल्स आए और पार्टिकल्स से मिल के जो है मैटर बना। तो अब विज्ञान भी इस दिशा में जो है सोचना शुरू किया है कि मोस्ट फंडामेंटल क्या है, मैटर है कि कॉन्शसनेस है। हुँ, जो कॉन्शसनेस पहले बाई प्रोडक्ट ऑफ मैटर माना, माइंड का एक प्रोडक्ट माना जाता था कि हुँ, माइंड का प्रोडक्ट है कॉन्शसनेस, लेकिन अब ये चीज़ मानी जा रही है कि नहीं भाई, कॉन्शसनेस फंडामेंटल है, और उससे डिराइव हो रही है ये जो माइंड है, ये जो हुँ, हार्डवेयर उसका बना हुआ है, ये हार्डवेयर उसी से डिराइव हो रहा है, न कि जो है वो उससे। तो हमारे यहाँ पहले तो इसमें बहुत काम हुआ था ना, क्योंकि हमारे यहाँ एक परावाक करके एक कंसेप्ट आता था। परावाक हुँ, का हुँ, मतलब कि वाणी की वो अवस्था जिस समय की वाणी में कोई मूवमेंट नहीं है ना? हुँ, जब एकदम कुछ भी नहीं है सृष्टि में, हुँ, जिसको महाशून्य कहेंगे, हुँ, हुँ, या अध्यात्म की भाषा में जिसको परब्रह्म कहेंगे। हुँ, तो परब्रह्म है तो उसकी इनहेरेंट पोटेंसी भी है, वो हुँ, इनहेरेंट है और पोटेंसी है, वो पोटेंसी। एक्चुअलाइज नहीं हुई है। तो ये जो पोटेंशियल फॉर्म ऑफ एनर्जी है हुँ, उसको परावाक माना गया, और उस परावाक को माना गया कि ये कंटेंट है उस परब्रह्म में। परब्रह्म को आप महाशून्य समझ लीजिए, एक वायर्ड है, एक हुँ, एक इन्फिनिटी है, एक वायर्ड है, और उसमें एक पोटेंसी है, इसको हम लोगों ने परावाक कहा। अब जब ये परब्रह्म को चैतन्य भी माना गया,
या उसकी शक्ति को चिति शक्ति माना गया। तो जब उसे मैनिफेस्ट होने की अर्ज होती है, देयर इज अर्जेंसी टू मैनिफेस्ट। वो थोड़ा सा बारीक बात है, हाँ जी, लेकिन मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ जितना आसान हो सके हाँ उतना जी, बना हाँ के, जी। कि जब व्हेन देयर इज अर्जेंसी टू मैनिफेस्ट है ना, तो तब फिर उसमें डायनामिज्म आ जाता है ना। और ये जो डायनामिक फेज है कॉन्शसनेस का, वही एनर्जी के रूप में हो गई। और अब तो आइंस्टीन बहुत पहले बता गए कि एनर्जी और मास इंटर कन्वर्टेबल है। तो एनर्जी से मास बन जाएगा, ये तो इसमें कोई डाउट वाली बात है नहीं। तो उस एनर्जी से मास बन गया। एनर्जी को उन्होंने ये भी कहा था कि भाई इट कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर कैन बी क्रिएटेड, इसका फॉर्म चेंज होगा। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि फिर ये जब डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है, क्रिएट नहीं हो रही, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ। हमारा अध्यात्म उस समय इससे आगे गया, उसने ये देखा कि नहीं ठीक है, जब ये डायनामिक मोड में कॉन्शसनेस आई, तो ये डायनामिक मोड ऑफ कॉन्शसनेस ही एनर्जी है। माने जो उन्होंने कहा था कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, उन्होंने बताया कि एनर्जी का भी एक ओरिजिन पॉइंट है। हालांकि इट इज नॉट एग्जैक्टली द ओरिजिन पॉइंट, क्योंकि पोटेंशियल फॉर्म में है। जो चीज पोटेंशियली नहीं है वो कभी एग्जिस्टेंस में आ नहीं सकती। हमारे मतलब कि दर्शन का ये सिद्धांत है कि कोई भी चीज मैनिफेस्टेशन में तभी आएगी जबकि वो मैनिफेस्ट होने के पहले भी अनमैनिफेस्ट फॉर्म में है, कहीं ना कहीं पड़ी हुई है। तो एनर्जी भी थी, लेकिन वो किस रूप में थी, तो वो कॉन्शसनेस के रूप में थी। उसमें कोई हलचल नहीं थी, कोई उसमें डायनामिज्म नहीं था। जब उस कॉन्शसनेस के अंतर्गत डायनामिज्म आ गया, तो उसी को जो है वो मतलब कि फिर कार्यक्षम हो गई। एनर्जी का मतलब ये नहीं कि जिसके अंदर कुछ करके करने की सामर्थ्य हो, किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में कोई चेंज वो ला सके, इम्पैक्ट कर सके, है ना। तो ये डायनामिज्म है, गति के ही चलते वो करती है। और गति किस चीज में आएगी, क्योंकि सबसे पहले चेतना ही है, चिति शक्ति है, कॉन्शसनेस है। तो उसी के अंदर गति आई कॉन्शसनेस के अंतर्गत, तो एनर्जी हुई। तो ये आइंस्टीन के एक लेवल आगे हमारा अध्यात्म जो तब कह रहा था, क्वांटम फिजिक्स ने उस चीज को जो है वैज्ञानिक रूप से सिद्ध कर दिया कि नहीं भाई कॉन्शसनेस ही है। और उसी के अंदर जब मूवमेंट हुआ तो एनर्जी फॉर्म में हो गया, और फिर वो मूविंग एनर्जी जब कोगुलेट हुई तो मैटर के रूप में आ गई। तो कॉन्शसनेस, एनर्जी और मैटर है। अब इसको हमारे अध्यात्म में जो है वो परावाक, चार तरह की वाक से उन्होंने जो है वो परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी, ये डिफरेंट स्टेजेज ऑफ मैनिफेस्टेशन है कि अनमैनिफेस्ट स्टेज से वो शक्ति किन किन चरणों से गुजरते हुए, किन प्रोसीजर्स और प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए वो विश्व रूप में अपने आप को परिणत करती है। जी। तो वैखरी माने कि जो हम आप बात कर रहे हैं, मुंह से जो बातें साफ साफ निकल रही हैं, तो इस वैखरी के स्तर पर आते आते क्या होता है कि वाणी अलग हो गई और अर्थ उसका जो माने इंडिकेटेड है, इंडिकेटर और इंडिकेटेड के रूप में अगर हम देखें तो इंडिकेटर अगर वाणी हो गई तो वाणी के द्वारा जो इंडिकेट किया जा रहा है वो उसका अर्थ हो तो वो अलग हो गया। जैसे हम कहेंगे बॉटल, तो बॉटल शब्द हमारे मुंह में होगा, लेकिन ये जिस चीज को इंडिकेट करेगा वो बॉटल बाहर हो गई, तो ये बाहर व्यक्त हो गया। अब देखिए अध्यात्म में बड़ा बढ़िया चिंतन है। हमको तो समझ में नहीं आता कि वो ऋषि मुनि उस समय कैसे इतना कुछ सोच पा रहे होते। ध्वनि का कोई ना कोई आधार होगा, मानते ना कि बिना मीडियम के ध्वनि नहीं चलेगी। और ध्वनि किस तरह की होगी, किस इंटेंसिटी की होगी, ये डिपेंड करता है कि ध्वनि का आधार किस तरह का है ना। अगर ध्वनि का आधार अव्यक्त है तो ध्वनि भी अव्यक्त होगी, जिसको हम अभी परावाक कह रहे थे। ठीक है।
ध्वनि का आधार अगर स्थूल नहीं है, सूक्ष्म है, तो ध्वनि चिंतन के रूप में होगी। और ध्वनि का आधार जब स्थूल हो जाएगा तो वही ध्वनि जो है व्यक्त हो जाएगी। अब इस व्यक्त होने में भी जैसे वायु जब एक शंख में प्रवेश करती है तो एक अलग तरह की ध्वनि होगी। आप सितार के तारों को हिलाएंगे तो एक अलग तरह की ध्वनि होगी। माने ध्वनि का पूरी तरह से कायांतरण हो जाएगा आधार की दृष्टि से, है कि नहीं? कि जिस तरह के जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में खास तौर से आप देख लीजिए तो जिस तरह का हर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में एक अलग तरह की ध्वनि निकलती है। बांसुरी में अलग निकलेगी। अब शंख की ध्वनि हम सोचे कि बांसुरी में आ जाए तो वो नहीं आएगी, या तबले में अलग तरह की ध्वनि मिलेगी, है ना? तो आधार भेद से ध्वनि में भेद होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आधार में परिवर्तन करना है तो ध्वनि में परिवर्तन के द्वारा आधार में परिवर्तन भी साधित होगा जी। आधार में परिवर्तन से ध्वनि में परिवर्तन हो रहा है तो इसका वाइसी वर्सा भी तो होगा जी, होगा। ध्वनि की उसकी फ्रीक्वेंसी में, उसके वाइब्रेशन में, उसकी इंटेंसिटी में अंतर ला करके और हम ध्वनि के आधार को भी रिकॉन्फ़िगर कर सकते हैं, रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं। और यहीं से हमारा मंत्र शास्त्र आया। अच्छा, एक मतलब अभी हम ये बात कर रहे हैं और हो सकता है शायद एक सवाल था मेरा जो मुझे कभी समझ में नहीं आया किससे पूछूं। कुछ महीनों पहले मैं ऐसे बस नहा रही थी तो नहाते नहाते मेरे कान में आवाज नहीं थी, उसमें सिर्फ ओम वाला सीधा चल रहा और 1 मिनट के लिए ऐसे लगा पूरी दुनिया खत्म हो गई है और सब कुछ सुन हो गया। मतलब उस टाइम पे 0 एक्शन था मेरा, कुछ भी नहीं कर रहे, सब कुछ एकदम शांत हो गया और वो मुझे कभी समझ में नहीं आया मेरे साथ क्या हुआ। वो जैसे एक ओम का वाइब्रेशन होता है, वो वाइब्रेशन था और उसमें कोई साउंड नहीं थी। वो मुझे कभी समझ में नहीं आया। अभी हम ये ध्वनि की बात कर रहे थे तो मुझे लगा शायद कभी आपने एक्सपीरियंस किया हो तो उस एक्सपीरियंस से आप मेरी हेल्प कर सकें। ये है थोड़ा सा बारीक बात है, आप चाहती हैं तो हम इस पे चर्चा करते हैं। अब मेरे को पहले मेरा दिमाग ने ये सोचा कहीं मैंने पढ़ तो नहीं लिया, कहीं मैंने कोई वीडियो तो नहीं देख ली किसी का, फिर उसके बाद दिमाग देख ली। पर फिर जब मेरे साथ ये चीज हुई ना तो फिर मैंने सोचा कि चलो बैठ जाते हैं, कभी कोई जरूर मिलेगा जिससे मैं पूछ पाऊंगी, तब उनसे पूछूंगी कि ये एक्सपीरियंस क्या था मेरा। क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस हो गया, मैं उस चीज को फील कर सकती हूँ। अब दोबारा होगा मैं उसे और भी ज्यादा अच्छे से फील करूंगी, क्योंकि जब पहला होता है तो आप समझ नहीं पाते ना वो क्या रहा है आपके साथ। अब शायद मैं दोबारा और अच्छे से एक्सपीरियंस कर पाऊंगी, पर मुझे पता नहीं था ये है क्या। देखिए ये यही से इसका सूत्र पकड़ते हैं, जहाँ जो चर्चा हम लोगों की चल रही थी जी। अभी परावाक की बात हो रही थी। हाँ जी। जब बिल्कुल शून्य है, कोई मूवमेंट नहीं है, लेकिन उस शून्य में मूवमेंट हुआ, एक पोटेंसी थी उसके अंदर, तो उसमें थोड़ा सा मूवमेंट हुआ, कोई संकल्प आया, एको हम बहुत से आगे, आई एम वन लेट मी बी प्लेंटियस। उसके अंदर एक विचार जो है, अब ये विचार का मतलब चेतना में गति की जो तरंगे हैं वही विचार हैं। चेतना के अंदर जो हलचल होगी, जो तरंग आएगी वही विचार है। विचार और कोई चीज नहीं होती है ना। चेतना के अंदर की तरंगे ही विचार का रूप लेती है। तो जब ये मूवमेंट हुआ तो उसमें वाइब्रेशन हुआ ना, एक वाइब्रेशन हुआ और एक रिदम होगा उसका, एक रिदमिक होगा, रिदम था वो, है ना। वो बिना रिदम के नहीं होगा, है ना। तो एक रिदम से उसमें वाइब्रेशन शुरू हुआ। यही जो है मोटर साउंड है, यही ओंकार है, यही उद्गीत है। फिर जब ये स्फुट होता है तब हम ओम की ध्वनि करते हैं। ये तो मुंह का जब इसका गठन हुआ, इस इंस्ट्रूमेंट का कंठ से बाहर ध्वनि निकली, तब तो हम बोलेंगे ओम। लेकिन प्रकृति में जहाँ कंठ नहीं बना हुआ है, जीभ, ओष्ठ, दांत, तालु, ये सब जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं
उसके साउंड्स के और वाइब्रेशन के। हाँ साउंड के, तो वहां तक ये जो है स्पष्ट उच्चारण तो नहीं होगा, वहां पे एक अणुओं में कंपन ही हो रहा है। जो एथरिक मतलब वो है, ईथर मान लीजिए, ठीक है ना, ईथर में एटम्स होंगे, पार्टिकल्स होंगे, जो भी होंगे मैं नहीं जानता, तो उसमें एक कंपन ही हो रहा है ना। तो बेसिकली ओम जो है ये वाइब्रेशन है, ये वाइब्रेशन ही है। और वो वाइब्रेशन हाँ, मैंने एक्सपीरियंस किया। हाँ, अब बाद में जब स्वर यंत्रों का निर्माण होता है तब उसके बाद ये स्फुट हो गया, ओम हो गया, और ओम के बाद फिर जो है सारा वर्णमाला निकल जाएगी जी, है ना। तो बेसिकली तो ये वाइब्रेशन ही है। अब तो नासा के वैज्ञानिकों ने भी देखा कि नहीं, सूर्य की रश्मियों में वहां पर भी उनको ओंकार का वाइब्रेशन मिला है। तो हमारे यहाँ गायत्री मंत्र क्या है, ओम भूर्भुवः स्वः। तो जो ओम आता है उसी ओम को ही, उसी के ध्यान करने की बात है, उसी के लिए जो है उसी से प्रार्थना की गई है कि भर्गो देवस प्रचोदयात, जो आता है प्रचोदयात आता है ना। तो जो धीमहि और प्रचोदयात है, ये ओंकार को ही लक्ष्य करके कहा गया है। तो माने ये जो मोटर साउंड है जी जी, जिसके चलते कि पूरे सृष्टि निर्माण का चक्र जो है गेट्स स्टार्टेड, ये किक स्टार्ट करता है, यही पॉइंट है जो कि किक स्टार्ट करता है। तो उस ध्वनि को, तो सूर्य में वो ध्वनि है, गायत्री मंत्र में उसी ओंकार का ध्यान करते, चूंकि वो प्रोसेस सूर्य में चल रहा है, और सूर्य के उदय के साथ ही देखिए वनस्पतियों का खिलना होता है, हमारे आपके भी बायोलॉजिकल क्लॉक में बहुत सारा सब कुछ होता है, जिसकी वजह से पूरी फिजियोलॉजी और केमिस्ट्री बॉडी की जो है अलग अलग ढंग से काम करना शुरू करती है ना। तो ये सूर्य से जो वो मोटर साउंड ओरिजिनेट हो रही है, सूर्य भी बेसिकली उसका ओरिजिनेटर नहीं है, बल्कि सूर्य को भी कहते हैं ना कि सूर्य मंडल के मध्य में भगवान श्री विष्णु विराजते हैं, और भगवान श्री विष्णु के हृदय में ओंकार का नाद जो है सदा हो रहा है, क्योंकि वो ओंकार स्वरूप है। तस्य वाचकः प्रणव, प्रणव उन्हीं का वाचक है। तो प्रणव उन सूर्य की नाभि में प्रणव स्थित है, और उसी के वाइब्रेशन के चलते सूर्य में ये सारी रश्मियों का विकिरण हो रहा है। जिस दिन वो ओंकार का वाइब्रेट होना बंद हो जाएगा तो सूर्य से रश्मियों का विकिरण भी बंद हो जाएगा। जितना भी वो उसमें जो है ना मतलब कि न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिशन चल रहा है, उसके मूल में ओंकार का ये जो है ये वाइब्रेट करना ही, ओंकार एक वाइब्रेशन ही है मूल रूप से। तो बाकी तो ओंकार के बारे में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, कहा जाए बहुत कुछ है। तो बेसिकली वो वाइब्रेशन ही है। बाद में जब स्वर यंत्रों का निर्माण हुआ तो कोई ओम बोले, चाहे कोई किसी तरीके से बोले, है ना। तो ध्वनि को प्रकट होने के लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए। अब देखिए हमारे यहाँ तो उसको सब माइथोलॉजी बना देते हैं, ये माइथोलॉजी नहीं, विज्ञान है। इसको हल्का करने के लिए, उसका उपहास उड़ाने के लिए लोगों ने उसको माइथोलॉजी बना दिया। एक्चुअली ये साइंस है कि हमारे यहाँ सभी वर्णों की उत्पत्ति जो है कैसे मानी गई। कहा कि भगवान शिव वो समाधि में बैठे हुए हैं, और फिर कुछ होता है, वो समाधि से उठ बैठते हैं, और फिर चूंकि समाधि में वो ब्लिस्ड आउट स्टेट में होते हैं, तो ब्लिस्ड आउट आदमी तो फिर खुशी में नाचेगा, गाएगा, यही करेगा। ब्लिस्ड आउट आदमी जो है ये तो कहेगा नहीं भाई हम बहुत खुश हैं, चलो मर्डर करते हैं। ऐसा तो कहेगा नहीं, तो नहीं कहेगा। वो तो कहेगा डांस करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, आओ कुछ खाते हैं, पीते हैं, जी जी, मस्ती करते हैं। तो ब्लिस्ड आउट स्टेट में थे तो अपना नाचना शुरू किए, और उनके डमरू का जब सहारा मिला, माने कोई कंक्रीट उसको बेस मिला, तो साउंड वहां से प्रकट हुआ। तो हमारे यहाँ जो मतलब कि जो वर्णमाला है, वर्णमाला की उत्पत्ति भगवान शिव के डमरू से मानी गई है। भगवान शिव के डमरू से जो है वो 50 वर्ण मात्रिकाएं निकली हैं। तो इसका मतलब यही कि चेतना के अंदर जब जो है वो गति आई,
उस गति के परिणाम स्वरूप चेतना के ही अणु आपस में, या जिसको एनर्जी फील्ड कहें, तो एनर्जी की वेव्स जब एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर रही हैं, जहाँ पे सुपर इम्पोजिशन का पॉइंट्स है वहाँ पे वो पार्टिकल के रूप में दिखने लगी। उन पार्टिकल्स के कॉन्फ़िगर होने के बाद जो है वो बन गया। तो माने जैसे जैसे आधार पुष्ट होता गया वैसे वैसे ध्वनि भी जो है वो व्यक्त होती गई। ध्वनि का व्यक्त होना और ध्वनि के आधार का व्यक्त होना साथ साथ चला है, अलग अलग नहीं चला है। ये साइमल्टेनियस प्रोसेस है। इसी को हमारे मतलब टाइम डायमेंशन और स्पेस डायमेंशन कहा गया कि टाइम डायमेंशन और स्पेस डायमेंशन साथ साथ चलता है। क्योंकि टाइम का मतलब कि किसी क्रिया के अंतराल को आप नापते हैं। आपने एक सांस लिया, छोड़ा, फिर दूसरी सांस लिया, तो उसके बीच के अंतराल को आपने काल कह दिया कि ये टाइम ड्यूरेशन है इसका। तो अनंत काल में से खंड काल इसको आपने जो है लिया। लेकिन ये क्रिया होगी तो किसी देश में ही होगी ना, देश के बाहर तो होगी नहीं, ना कोई स्पेस में ही क्रिया होगी। तो क्रिया का एक आधार होगा, बिना आधार के क्रिया हो नहीं सकती। तो ये जो टाइम और स्पेस है वो साथ साथ होते। ध्वनि जो है वो क्या है, वो टाइम डायमेंशन है। वो फ्रीक्वेंसी में क्या है भाई, अभी एक स्पंद हुआ फिर हुआ, ये ना है। तो इन दोनों के बीच में गैप, उसी से पैटर्न बना, उसी पैटर्न पे डिसाइड करेगा जो गैप का पैटर्न है, अंतराल का जो पैटर्न है कि किस तरह का कॉन्फ़िगरेशन उपस्थित होगा। तो ये टाइम डायमेंशन हो गया ध्वनि। और जहाँ पे ये घटना घटित होगी वो स्पेस डायमेंशन हो गया। घटना को घटित होने के लिए स्पेस का होना मस्ट जरूरी है। तो टाइम और स्पेस इसी को मिला के दुनिया बन गई। जैसे जैसे स्पेस जो है उभरता गया, प्रॉपअप होगा कंप्यूटर के स्क्रीन पे, जैसे एक विंडो प्रॉपअप होने लगी। अब वो विंडो का कोई एग्जिस्टेंस थोड़ा नहीं है, एग्जिस्टेंस तो कंप्यूटर की स्क्रीन का है। लेकिन एक विंडो प्रॉपअप होगी और उस विंडो को क्लिक करेंगे तो एक मतलब कि सर्टेन फंक्शन वो परफॉर्म करेगा। तो उस विंडो में उस समय एक खास किस्म का फंक्शन जो है वो भी इन्वॉल्व होगा। तो स्पेस टाइम का देखिए लेकिन ये खंड देश और खंड काल एक्चुअली कुछ नहीं है, बल्कि कंप्यूटर स्क्रीन है पूरी। एक कुछ हो गया, कुछ कल्पना हो गई कि हाँ भाई एक विंडो प्रॉपअप हो गया, अभी वो खत्म कर दीजिए, सब पूरा स्क्रीन हो गई, वो विंडो खत्म हो गई। तो ये उस ओंकार का रहस्य। ओंकार पे बहुत चिंतन है, अपने यहाँ बहुत चिंतन है। अब तो उसको वैज्ञानिक जो है, नासा के लोग बहुत ज्यादा उस पर काम कर रहे हैं। तो तभी शायद वो भी विश्वास करने लग गए हैं। हाँ, करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा। नटराज की मूर्ति वहाँ पे लगाए हुए हैं, नासा में क्यों लगाए हुए हैं? नटराज की मूर्ति लगाए हुए हैं जी, क्योंकि वो मान लिए जब उसको परावाक को ही आप अव्यक्त ओंकार मान लीजिए कि अव्यक्त ओंकार है, उसी में थोड़ा सा मूवमेंट आया तो व्यक्त ओंकार हो गया, हल्का सा कुछ उसमें वाइब्रेशन होने लगा। अभी ध्वनि नहीं आई है, बस पार्टिकल्स में वाइब्रेशन होने लगा। हाँ, अब उसके बाद फिर उस पार्टिकल्स में वाइब्रेशन के चलते पार्टिकल्स का कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट हुआ। उस कॉन्फ़िगरेशन से ध्वनि के उच्चारण के लिए यंत्र बने, उन यंत्रों के माध्यम से ध्वनि व्यक्त हुई। तो जो ओंकार का ये जो वाइब्रेशन चल रहा था, जब मुंह बना, मुंह से बाहर तो अ आया, आया, तो यहाँ से अकार आया। और फिर उस आकार से ही जो है बाकी 50 वर्ण बने। वो स्पर्श स्थान के भेद से, जिह्वा जहाँ लगी, तालू में लगी तो कुछ और हो गया, दांत से लगी तो कुछ और हो गया, ओठ से लगी तो कुछ और हो गया, मूर्धा से लगी तो कुछ और हो गया। तो ये स्पर्श स्थान के भेद से वही एक ही आकार जो है वो अलग अलग अक्षरों में जो है व्यक्त हो गया। इस तरह से जो है 16 स्वर वर्ण और आपके जो है 33 व्यंजन वर्ण की उत्पत्ति हुई। इन सब के मूल में ओंकार है, और ओंकार के मूल में चेतना के अंदर की हलचल है, जिसको वाइब्रेशन जो आपने फील किया, ध्वनि नहीं। मिल गया। चर्चा थोड़ा
हाँ, एब्स्ट्रैक्ट हो गई, लेकिन हाँ, ठीक पर है। नहीं हाँ, हाँ। आप समझ आए। नहीं, ऐसे प्रश्न आने चाहिए, आने ऐसे चाहिए। प्रश्न आप जैसे लोग ही कर सकते हैं, जो कि आज की मतलब कि सिस्टम में वैज्ञानिक दृष्टि से पढ़े हैं, हुँ, उसको खुले दिमाग से, अवेकेंड माइंड से सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, तो उनको विश्वास के लिए बड़ा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, जी। है ना? जो समझ सकता है, वो 1 मिनट में उसको अगर बता दिया गया तो समझ लेगा, फिर उसको तो कोई हिला ही नहीं सकता। जी, जी, जी। उसको ये नहीं है हिला कि आप नहीं स विश्वास करो, आप हमारी बात पे अरे क्यों नहीं, जी, विश्वास करें भाई? जी। अवेकेंड माइंड है, ये भूल जाओ, हुँ, विश्वास वाली बात अब भूल जाओ। जी, अवेकेंड माइंड के लिए तो बहुत बढ़िया है, सट से इग्नाइट हो जाएगा, जी। सट से इग्नाइट हो जाएगा, उसको सीधा-सीधा इग्नाइट कर दो ना। हुँ, जी। अब वो लफड़ा ही नहीं है। लफड़े ईज़ी है। जो जो प्रश्न आपने शुरू में किया था, क्या आपको लगता है कि अध्यात्म का, तो हुँ, अध्यात्म का बहुत जबरदस्त दौर मुझे लगता है कि जी, आने जी, वाला जी। है। जी है, हाँ, एकदम है। हाँ। क्योंकि एकदम मतलब ऐसा हो आप इस रास्ते पे चलने लगो, आपको पता ही नहीं होता कि अचानक से आपके साथ में बहुत सारे लोग हैं और वो आपके साथ ही आ रहे हैं और कहीं न कहीं खुद ही मिल जाते हैं। हुँ, अब जैसे मुझसे सब पूछ रहे थे 10 दिन काशी में क्या करोगी? हाँ, अकेले काशी में क्या करोगी? तो हुँ। मुझे था मैं सबके साथ क्या करूँगी? अकेले तो मेरे पास बहुत कुछ है करने को। क्योंकि सबके साथ तो मुझे टूरिस्ट की तरह घूमना पड़ता है। हाँ, अब मैं सबके साथ में जाऊँ सोचो मान लो मेरे साथ मेरे मम्मी-पापा हैं या कोई भी परिवार का है, हुँ, उसको मैं कहूँ कि नहीं 1 घंटा यहीं पे बैठूँगी बस घास पे, कुछ नहीं करूँगी। हाँ। कहेंगे पागल हो गई है, क्या हो गया है? वो 5 मिनट में हाँ, कहे थोड़ी देर में शुरू हो जाएँगे, चलें? चलें? तो मुझे ये लगता है कि अकेले मैं बहुत कुछ कर लूँगी, सबके हाँ। साथ दिक्कत हो जाती है थोड़ा। नहीं, ज़्यादातर लोग अपने अंदर जाने से घबराते हैं, जी, जी, जी। अपने अंदर जाने से घबराते हैं। इस घबराहट को दूर करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी कि है। भाई थोड़ी देर अपने बैठो। साथ रह के देखो ना, जी। औरों के साथ तो बहुत दिन रहे, अपने साथ रह के देखो, बड़ा मज़ा जी, आएगा। बहुत मज़ा ये आता है। डर अगर निकल जाए ना, बस, बस। हाँ, एकदम आनंद ही आनंद है। अ, फिर तो आदमी खोजता है कि कहाँ एकांत मिले। बैठ गए जहाँ बैठ बैठ गए, गए। आँख बंद हो गई तो बंद हो गई। अब जैसे पार्क है हाँ, अगर जैसे मैं घर से आ रही होती तो मैं क्या करती ऐसे पार्क में ना ज़रूर हुँ। चादर लेके आती हाँ, हाँ, हाँ। कि कोई कोना मिलेगा आराम से सोऊँगी और कोई कहेगा यार ये देखिए कैसे आके पेड़ के नीचे सो रही है। पर हाँ, जो मज़ा है, हुँ, वो मज़ा कहीं नहीं है। वही ना। अभी ऐसे जैसे मैं बीटल्स आश्रम गई थी एक बार ऋषिकेश में, हुँ, हुँ। तो वहाँ पर मेरी एक फ्रेंड थी मेरे साथ। हाँ, तो वहाँ का जो वहाँ पर बहुत लोगों ने मेडिटेशन करने गए हैं। हाँ, आज हाँ। से नहीं कई जन्मों से जा रहे हैं और कर भी रहे हैं, बीटल्स का पूरा बैंड वहाँ पे बना है, तो वो एक ऑरा है वहाँ पर हुँ, और बहुत स्ट्रॉन्ग ऑरा है। हुँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो हुँ, मैंने बस उनसे कहा कि आप 1 घंटे के लिए ना मुझे छोड़ दो, हुँ, आप कहीं भी जो मन में आए करो, ठीक हुँ, है? सोचो हुँ, मैं नहीं आई। हुँ, मैंने कहा ठीक है। हुँ, वो भी समझती थी ये बात, हुँ, वो चली गई। मैंने कुछ नहीं किया। एक पेड़ जहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा एनर्जी फ़ील हुई, हुँ, हुँ। उसके नीचे ऐसा बेंच लगा था, उस पे जाकर 1 घंटा सोई। तो जो वो 1 घंटे की नींद है ना, वो उतनी अच्छी नींद शायद मैंने आज तक अपनी लाइफ़ में नहीं ली। क्या बात है, क्या बात है! देखिए हमको एक एक बहुत गूढ़ रहस्य इस पे याद आ गया, जी। आपके कहने पे, है ना? अभी आपको कहीं जाना नहीं नहीं, है मुझे ना? कहीं नहीं ऐसा नहीं जाना। है ना कि हाँ, नहीं, कोई प्रोग्राम है, कोई कोई प्लान है? प्रोग्राम हाँ? नहीं है मेरा। हाँ। आप वहाँ सो गए ना? हुँ, यही लोग समझते नहीं हैं। ब भगवान ने सबको सब कुछ दिया है। मैं कह रहा था ना कि आपको पाना न तो कुछ पाना है, ना कुछ खोना है। नींद और सपने हुँ, सबको आते हैं। नींद और सपने। सपना, ठीक है? खाली इन 2 चीज़ों को आदमी समझ ले। नींद कब आएगी? जब तक आपको इसका याद रहेगा बोतल का, संतरे का, फ़ोन का, ट्राइपॉड का, तब तक नींद नहीं आएगी, जी, है ना? जब तक बाहर का संसार आपके दिमाग में है, तब तक नींद तब तक नहीं आ नींद सकती। नहीं आएगी। सबको छोड़ना पड़ेगा। जी, हुँ?
तो सबको आप छोड़ते हैं, इसका मतलब त्याग करने का संस्कार आपके अंदर है कि आप सब चीज को छोड़ सकते हैं, माँ बाप भाई बहन हस्बैंड वाइफ बच्चे, जो कुछ भी है दुनिया, गाड़ी है घोड़ा है सब बंगला छोड़ है, सकते हैं। सब जी, चीज को, जी। क्योंकि नींद में कोई चीज याद नहीं रहती कि हाँ हाँ हम जी। किस बिस्तर पे सोए हैं, किस बिल्डिंग में हैं, किसके कहाँ साथ हैं? हैं। जब हाँ नींद आ जी, गई तो आ गई, आ गई। माने आपसे सब कुछ छूट गया, जी। और सब कुछ छूटना ही तो त्याग है। हुँ, सोए में आप छोड़ते हो, आपको क्यों आनंद आ जाता है सोए में? क्योंकि आपने सब कुछ छोड़ दिया, अब आप अपने साथ हो गए, हुँ। आपको सब कुछ मिल गया, जी, जी, आप जी। फ्रेश फाइन हो गए। और ना आपको नींद आए तो आप पागल हो जाओगे, कोई भी पागल हो जाएगा। जी। तो इस नींद में कितना बड़ा फार्मूला छिपा है कि सब कुछ छोड़ के अपने साथ होना है। अगर नहीं हो सकोगे तो पागल हो जाओगे। हुँ। अगर पागलपन से बचना है तो थोड़ी देर के लिए सब कुछ छोड़ना है। जी। हैं? हाँ, ये यही तो बहुत, समाधि बहुत है। सुंदर। हाँ जी। समाधि और क्या है? समाधि और क्या है? हैं? हुँ, तो आप समाधि में जाओ चाहे नींद में जाओ, एक ही बात है। अगर नींद के स्वरूप को आपने समझ लिया कि ये भी एक तरह की समाधि ही समाधि है, है। हुँ, तो निद्रा समाधि स्थिति ही, तो हुँ। आपकी नींद ही समाधि हो जाएगी। समाधि के लिए जी। कोई जरूरत नहीं आपको परेशान होने की। आपने सब कुछ छोड़ दिया, आप अपने आप में हो गए, है ना। बस नींद में और समाधि में एक छोटा सा अंतर है कि नींद में अज्ञान का आवरण रहता हुँ, है ना? और समाधि में वो आवरण भी फट जाता है, हुँ। उसी आवरण को फाड़ना है। लेकिन जब आपने नींद के तत्व को समझ लिया तो उसके बाद आपको जागृत में भी नींद का वो अभ्यास हो जाएगा कि जगते हुए भी हम नींद में हो जाए, हुँ, और फिर वही समाधि हो जाएगी, फिर हाँ, वो अज्ञान का आवरण भी कट जाएगा। कट जाएगा। तो गीता जी में एक श्लोक आता है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। हुँ, जो संयमी लोग हैं वो, जो जन सामान्य के लिए रात्रि है वो हुँ, उनके लिए रात्रि नहीं होती, वो उनके लिए दिन होता है। तस्याम जागृति संयमी अयस्याम जागृति भूतानि, जिसमें आमतौर पे लोग जगे होते हैं, लोक व्यवहार का संपादन करते हैं, वो सो रहे। योगियों के लिए रात्रि या होती है। तो हम अपने दो चीजों को समझना बड़ा जरूरी है, एक नींद को और दूसरा सपने को। हुँ, नींद में आपने त्याग के रहस्य समझ लिया, हुँ, अपने साथ आप हैं लेकिन हुँ, अपने को बगैर जाने, इसीलिए आप रिचार्ज होते हैं। जी, आपकी बैटरी चार्ज होती है तो क्यों? क्योंकि आप अपने साथ हैं, आत्मस्वरूप के साथ हैं, अनजाने में। अनजाने में। आपको बोध नहीं है आत्मस्वरूप का, लेकिन आप हैं उसके साथ में। हाँ जी, तो आग को आप जान के छुए चाहे अनजाने में छुए, छू तो आग रहे तो हैं। जलाएगी, आग तो जलाएगी। तो आत्मस्वरूप में आप स्थित हैं, चाहे जान के चाहे अनजाने में, जी, उसका सुख तो आपको मिलेगा। मिलेगा ही। हुँ? जान के करेंगे तो हो सकता है थोड़ा और ज्यादा मिले, लेकिन अगर अनजाने में भी कर रहे हैं तो तो भी मिलेगा उसका तो परिणाम तो सही, आपको मिलेगा। मिलेगा। वस्तु का अपना स्वभाव है, हुँ, आग का धर्म है जलाना, तो वो जलाएगी। जलाएगा। तो क्या हो गया, अब वो थोड़ा सा ये है कि आप अनजाने में कर रहे हैं, समाधि के दौरान आप जागृत रह के उसी अवस्था को प्राप्त करने की हुँ, सब कुछ छोड़ दिया सब कुछ और आत्मस्वरूप के साथ हम सन्नत हैं। मिल तो त्याग का संस्कार आपके अंदर निद्रा के रूप में है। ऊपर वाले ने भर दिया है, सबके अंदर भर अंदर दिया, भर जैसे दिया। होता है कि हम एक मिनट के लिए छोड़ नहीं सकते। हुँ। क्यों भाई झूठ क्यों बोलते हो? अगर प्रतिदिन 6-8 घंटे के लिए सब चीज का त्याग नहीं करोगे तो पागल हो जाओगे। पागल हो जाओगे। अगर पागल अब तक नहीं हुए हो तो तो इसका मतलब कि तुम हर चीज को त्यागते हो 6-8 हाँ, घंटे के लिए तुमको रोजाना, पता नहीं है। डेली बेसिस पे त्यागते हो। हुँ, तो उसको जी। जो है वो वॉलंटरी एक्शन के रूप में बना लो। जो कंपल्सिव हुँ, एक्शन है उसको उसको वॉलंटरी वॉलंटरी एक्शन एक्शन में में कन्वर्ट कर दो। और दूसरी जो असुरक्षा की भावना है, इतना सब जुटाए हुए हैं तो फिर क्या होगा? तो वो जुटाए हुए हैं तो चला जाएगा, छूट जाएगा, त्याग कर देंगे। नहीं, उसका भी समाधान दिया स्वप्न से सच। कि स्वप्न में आप क्या नहीं बना लेते हो,
सब कुछ हर कुछ तो बना लेते हो। कोई सामग्री तो आपको उस समय नहीं चाहिए। नहीं चाहिए होती है कि हाँ भाई सपने में हमको महल बनाना है तो उसके लिए हमको ईंट चाहिए, वो पत्थर ईंट चाहिए। पत्थर चाहिए, सब ले आना चाहिए, बिल्डिंग मटेरियल ले आना चाहिए। बिना बिल्डिंग मटेरियल के आप बना लेते हो। तो हम्म बनाने की सामर्थ्य भी है, बनाने का मटेरियल भी है आपके पास, हम्म आप सपने में बनाते हो। जी। तो भगवान ने अपनी सामर्थ्य दोनों, माने निर्माण की सामर्थ्य और त्याग की सामर्थ्य, इस नींद और स्वप्न के ब्याज से जन जन को दे दिया है। कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप अपने जीवन को खाली जो है देखिए कि क्या हो रहा है। सपने में आप हर चीज बना लेते हो। तो जब आप सपने में बना लेते हो तो उसको असल में भी बना सकते हो। जी। बस कंसोलिडेशन का या सॉलिडिफिकेशन का एक स्टेज खाली बाकी है। एक स्टेज और जो है सॉलिडिफाई हो जाएगा आपका सपना, तो मटेरियलाइज हो जाएगा। जी। कई फेजेज आप पूरा कर चुके हैं, एक फाइनल फेज खाली बाकी है। बाकी है। वो आप बना लेंगे, कहीं भी रहेंगे, कुछ कहीं भी भी रहेगा, नए बना सिरे से है। बना लेंगे। ऐसे भगवान भी बनाता है। हाँ। भगवान भी सब बना देता है, दुनिया बना देता है, सृष्टि में। तो उस समय तो कहीं कुछ नहीं है। हाँ, ऐसा तो नहीं कि उस समय दुकानें हो जाता है, हाँ। दुकान से खरीद के ले आता है। वो तो ऐसे ही बना देता है ना। हाँ। मकड़ी जैसे अपना जाला बनाती है, तो मकड़ी कहीं से तार वार लेने थोड़ी जाती है, अपने अंदर से ही बना मटेरियल लेती निकालती है और जाला बना देती है। जी। तो बस ऐसे ही आपके अंदर सब कुछ भरा पड़ा है। तो ये नींद और सपना। नहीं, मिल गया इसका आंसर, क्यों मुझे ऐसे जाकर नींद अच्छे से आती थी। नींद और सपना दोनों को जो है ना, हम्म, इस पे तो मतलब वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत चिंतन होना चाहिए। ये लोग सपने को बहुत ऐसे अंडररेटेड रखा हुआ हाँ है। हाँ हाँ अंडररेटेड रखी है। है ना? तो नींद को भी और इसकी सपने को भी। इम्पोर्टेंस है। भाई नींद में आखिर क्या होता है कि आप फुली वाइटलाइज हो जाते हैं, री एनर्जाइज हो जाते हैं। क्या होता है ऐसा, वो चीज क्या तो होता है? जानना होगा ना। तो वो सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है जिसके कांटेक्ट में आप उस समय आते हैं। तो जिस दिन उस चीज को पकड़ लेंगे आप, तो बस काम हो गया, काम हो गया। काम हो गया। हाँ। तो अब कल आपको कब निकलना है फिर? कल 12-1 बजे के करीब निकलूंगी, 12-1 3 बजे। बजे की ट्रेन है। अच्छा अच्छा। हाँ 3 बजे। कौन तो सी? ये वाराणसी जंक्शन है ना, वाराणसी जंक्शन। अच्छा। तो उस वो दिन में कहते हैं कि 1 घंटा लग जाता है, 1 से 1.5 घंटा, ट्रैफिक बहुत होता है। हाँ आप वैसे तो मान के 5-6 चलिए कि किलोमीटर दूरी है, हाँ पर दूरी फिर कुछ नहीं है, लेकिन कभी कभी जाम लग कभी-कभी जाता है। जाम लग जाता तो है, तो मैं आपको 1 3 डेढ़ बजे ट्रेन है, तो आप ये मान लो कि आप 2 1 बजे तक हर हाल में निकल निकल जाएं। जाऊँ ना। हाँ 2 बजे, पौने 2 बजे पौने 2 बल्कि, हाँ बजे। ताकि वो न रहे कि हाँ भाई थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई, अब प्रॉब्लम भागना हो गई। पड़ेगा, हाँ, दौड़ना हाँ, पड़ेगा। तो तब हाँ लास्ट मोमेंट में ट्रेन को फिर वो पकड़ने होगा। के लिए भाग दौड़ करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो 3 बजे आपकी ट्रेन यहाँ से खुलेगी, इसका मतलब ये है रात कि को 11 बजे पहुँच जाएँगे। अच्छा इसका मतलब वही है, वंदे भारत ही है। हाँ जी, मैं हाँ वंदे भारत से ही आई, हाँ हाँ। उसी से ही जाऊँगी। सुबह की ना कल शायद चल नहीं रही वंदे बस भारत, तो ठीक है, 11 बजे तो आप 3 पहुँच बजे जाएंगे। की मिली, तो मैंने 3 बजे की बुक कर ली कि 11 बजे चली हम्म, जाऊँगी। तो परसों से फिर ड्यूटी ज्वाइन? 1 नहीं दिन का गए, ब्रेक है, एक उसके दिन का बाद 2 ब्रेक। तारीख से काम करूँगी। अच्छा 1 तारीख है। हाँ हाँ, पहली तारीख की छुट्टी है, तो हम्म। दूसरी तारीख से काम करूँगी। चलिए ठीक बात है। तो हम्म, 1 दिन तो मुझे वैसे उधर जाकर एडजस्ट करने में भी लगेगा। ठीक उस अच्छा तरह है। की हाँ मतलब सारा कुछ है, तो हाँ धीरे-धीरे उस वाले उसमें एडजस्ट हाँ। होने में तो भी एक कौन सा मोड है, वर्क फ्रॉम होम वाला मोड है कि ऑफिस? हफ्ते में 3 दिन जाती हूँ, अच्छा बाकी दिन घर से काम हाँ करती हूँ। 2 दिन घर से काम करती हूँ, 3 5 दिन डेज जाती वीक है, 2 दिन में। हाँ हूँ। 2 2 दिन दिन आराम। चलिए बढ़िया है, ठीक है। हाँ नहीं, बहुत सही है, बहुत बढ़िया है जॉब आईटी हाँ। का। अपना आराम भी करो, अपना जब मन करे कुछ पढ़ लो, आगे बढ़ते रहो। बस होता रहता नहीं है। ठीक है, सुंदर है। साथ-साथ बढ़ते रहो, आगे सुंदर करते रहो। है। हाँ हुँ। चलिए बहुत बहुत बढ़िया लगा।
और बहुत मजा एक आया मुझे आपसे बहुत मतलब मिलके, आपसे कि बात करके 2 दिन। जिन विषयों पर मतलब चर्चा किया, मतलब हम्म, बड़ा खुशी होती है कि उस लेवल की मतलब कि सटिलिटी में एक तरह से काफ़ी सटिल आइडियाज़ है। चलती हैं। हाँ, तो उस पे जब बात चलने लगती है उस लेवल पे तो बड़ा आनंद आने लगता है। फिर उसमें गप नहीं होता है ना, जी जी उसमें जी। गप नहीं है, उसमें जो कुछ भी है एनालिसिस है, हाँ जी। डीपर डीपर एनालिसिस है। एनालिसिस। हाँ, तो मज़ा आता है उसमें जी। बात करने और कहीं ना कहीं मतलब ऐसे है कि आपको कहीं न कहीं मिल जाते हैं जो आपको आगे बढ़ाने वाले होते हैं। में। हाँ, हाँ। और कहीं न कहीं हुँ, आप देखते हैं, अब जैसे ये बात मेरी आपसे हुई है, हाँ, पूरे काशी में किसी और से नहीं हुई, कहीं हुँ, और भी किसी से नहीं हो रही। हुँ। क्यों? क्योंकि आप समझ जाते हो ये वाली बात आपको कहाँ करनी है, किसी से करनी भी है कि नहीं करनी है, हाँ, हाँ। वो कोई कि पता बैठा है, चल कोई जाता घटनाएँ है। घटाने के घटा लिए जो देते हैं, बैठा बैठा है है। ना, क्योंकि इत्तेफ़ाक की बात है कि मेरा भी यहाँ पे आना हुआ, आपका भी एक ही समय पे आना हुआ। जी। फिर कोई चीज़ आपको स्ट्राइक की कि नहीं ठीक है, हाँ। बेतुका सा आदमी दिख तो रहा है लेकिन ठीक है चलो बात करते हैं। मुझे लगा इतनी वीडियोस देखते हैं हम रिकॉर्डेड, एक अंकल लाइव वीडियो बना रहे हैं, चलो इनके पास जाकर बैठते हैं, हाँ, कुछ अलग है। तो हुँ, मतलब खुद हो जाएगी, पता नहीं बस इतना आया कि अलग हुँ, है, जाकर बैठ जा। हुँ, क्या है, कोई अंदर से मैसेज आता है ना, मैं उसे इग्नोर इग्नोर नहीं करती, हुँ। चली जाती हूँ, कर लेती हूँ। हाँ, क्योंकि मैंने देखा है बहुत लोग मिलते हैं हुँ, जो एक मैसेज देने के लिए आए होते हैं। हुँ, अब हुँ, ऊपर वाला कैसे मैसेज पहुंचा रहा है मेरे तक पता नहीं, हुँ, पर वो सिर्फ मैसेज देते हैं मुझे, अचानक मिल लिए, कोई मैसेज देके चले गए, फिर 1-2 दिन में समझ में आता है अच्छा ये मैसेज तो उन्होंने दिया था, ये हाँ। मेरे लिए ही तो था। ऐसे एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ, हुँ, मैं अपनी फ्रेंड के घर गई थी, हुँ, उस पे गणेश चतुर्थी पे। मैं अच्छा। आज तक गणेश जी की पूजा पे नहीं गई थी, ऐसे गणेश चतुर्थी वाली पूजा पे, हुँ, हुँ, कभी बचपन से नहीं गई क्योंकि हमारे घर पे नहीं मनाई जाती, आस-पास नहीं मनाई जाती। हुँ, तो उसने कहा कि आप 1 दिन के लिए स्टे करने के लिए आना, हुँ, और पहली बार मैं किसी फ्रेंड के घर रही। हुँ, सोचो मैं 33 साल की हो गई हूँ, पहली बार एक ही दिन रही किसी के घर, हुँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। हुँ, उसके मामा जी आए हुँ, और वो ना बहुत रेयर लोगों की फेस रीडिंग करते हैं। अच्छा। मेरे साथ जैसे ही बैठे उन्होंने मुझे कहा कि आपके जो गुरु हैं वो गणेश जी ही हैं। और मैंने कभी पूजा ही नहीं करी उनकी, मुझे तो पता ही नहीं है। हुँ, तो ये हैं, आपके ऊपर ना कुछ ना प्रॉब्लम आने वाली है, पर वो ना हट जाएगी, हुँ, और जब वो हटेगी ना तब आपको समझ में आ जाएगी। हुँ, उन्होंने ये बात बोली, उस पे मेरा कोई रिएक्शन नहीं था, बस हुँ, मैंने वो बात सुन ली। हुँ, मतलब कि कोई बड़ा बोल रहा है, हुँ, कोई मैसेज देने आए होंगे। मैं मानती हूँ ऐसा कि लोग आते हैं मुझे मैसेज देने और लोग देते हैं, उसके बाद कहीं न कहीं मुझे समझ में आती है चीज़ें, कोई न कोई चीज़ से मेरा बचाव हो जाता है। हुँ, 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 तो अब उन्होंने ये मैसेज दिया कि एक घटना होगी, उससे तुम बच जाओगी, और हुँ, वो ये बचा रहे हैं तुम्हें। हुँ, 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 तो उन्होंने बताया, मैंने कहा ठीक है जी। फिर क्या हुआ, एक दिन मैं और मेरे पति ऑफ़िस से घर जा रहे थे। हुँ, वैसे हम लड़ते हैं कि तू गाड़ी चला, मैं गाड़ी चलाऊँ, तू गाड़ी चला, मैं गाड़ी चलाऊँ, हुँ, ऐसे लड़ते हैं हम हुँ, रात को, दोनों थके होते हैं तो। हुँ, तो फिर उस दिन क्या हुआ, ज़बरदस्ती मैं ज़िद कर रही हूँ, हुँ, मुझे गाड़ी दे मैं चलाती हूँ आज। हुँ, हुँ, तो मैंने कहा तुम मत चलाओ, हुँ, छोड़ो तुमने आज बहुत ज़्यादा काम किया है, तुम्हारे पास कॉल्स भी बहुत सारी हैं, हुँ, तुम आराम से लेट के चलो गाड़ी में, मैं गाड़ी चला के चलती हूँ। हुँ, वो मुझे बार-बार मना कर रहा, मैंने कहा हुँ, नहीं, नहीं मैं ही चलाऊँगी। हुँ, हुँ, तो हम एक जगह पे खाना खा के गाड़ी चला रही थी मैं, मुश्किल से 5 मिनट हुए हैं। मैं हुँ, मतलब सही गाड़ी चला लेती हूँ और हुँ, चलाती रहती हूँ, अकेले भी जाती रहती हूँ। हुँ, हुँ, तो 5 मिनट हुए, हुँ, मेरे अंदर से ऐसा लगा रुक जा, हुँ, मैं रुक गई। हुँ, एक बारिश हो रही थी बहुत तेज़, एक डंपर आया, ऐसे उड़ा के चला गया और गाड़ी का शीशा और साइड वाली थोड़ा-सा लग गया और ऐसे हो गया। अगर गाड़ी चल रही होती पूरी गाड़ी उड़ती। तो फिर मुझे उनका मैसेज तब समझ में आया कि वो क्या बता के गए थे कि क्या हो रहा है। हुँ, हुँ, तो उस दिन से मुझे एक चीज़ समझ में आई थी कि मैं अनजाने में ऐसा करती थी कि कोई मुझे मैसेज दे रहा है, मैं सुन लेती थी। हुँ, अब मैं जान के ऐसे करती हूँ, अगर कोई मुझे मैसेज दे रहा होता है तो मैं सुनती हूँ, समझती हूँ ये मेरे लिए मैसेज है, चुप करके हुँ, रख ले। हुँ, हुँ। और आपसे मिलके जैसे चीज़ें खुली, मुझे बहुत, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। ऐसा लग रहा है काशी का ट्रिप पूरा हो गया। शायद इसीलिए आई थी। हुँ। तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा लगा। हुँ, देखा जाएगा फिर। जी। अच्छी 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 मुलाकात रही, बहुत याद रहेगी ये मुलाकात, याद रहेगी, याद जी, रहेगी मुझे मुलाकात। याद रही है। हाँ, और हुँ। फिर
फिर मिलते हैं, है ना? जी। हुँ।